बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी की डोमेन नंबर 4 विच इज़ नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, ये जो सारी डायग्राम थी माइंड मैप, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब आप सीसी या सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको किस डोमेन के अंदर कौन कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक यहाँ पर दे रहा हूँ, आप उसको पहले देखिए और फिर बाद में इस वीडियो पर आइए। कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर तीन चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। नंबर 1 इज़ अंडरस्टैंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। नंबर 2 है हमारे पास अंडरस्टैंड नेटवर्क थ्रेट्स एंड अटैक्स। और नंबर 3 है हमारे पास अंडरस्टैंड नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। राइट। सबसे पहले आज हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, कि कंप्यूटर नेटवर्क काम किस तरह से करता है। क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा कि नेटवर्क कैसे काम करता है तो हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। सिक्योरिटी के अंदर अक्सर एक सेंटेंस बोला जाता है कि यू कांट प्रोटेक्ट व्हाट यू डोंट नो। जिस चीज़ को आप जानते नहीं हैं उसको आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। राइट। कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर अगर हम आते हैं तो OSI मॉडल, इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक सेपरेट वीडियो के अंदर, और उस वीडियो का टाइटल है स्टोरी ऑफ टू किंग्स। ठीक है, स्टोरी ऑफ टू किंग्स वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसका भी मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, आप वो देखें, आपको OSI मॉडल समझ आ जाएगा। अगर आपको OSI मॉडल समझ नहीं आया तो फिर आपके लिए इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि OSI मॉडल जो है वो नेटवर्क्स की बेस है। राइट। पहले आप OSI मॉडल अच्छे से समझें और बाद में ये वीडियो देखें। आज हम देखेंगे कि नेटवर्क एक्चुअली काम किस तरह से करता है। उसके लिए हम छोटा सा सिनेरियो ले लेते हैं। सपोज करें ये एक कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर है जी अली का, और एक कंप्यूटर यहाँ पर है हमारे पास, और ये कंप्यूटर है हमज़ा का। ठीक है, नेटवर्क जो है वो हम कहते किसको हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्योर बेसिक से। नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर कोई भी दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, उस सिस्टम को हम नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क किसी कंप्यूटर को नहीं कहते, किसी डिवाइस को नहीं कहते, किसी तार को नहीं कहते। हाँ, उस सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ डिवाइसेस, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स हो सकते हैं, लेकिन ये नेटवर्क जो है ये कॉन्सेप्ट का नाम है, ये किसी चीज़ का नाम नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अली ने अपने कंप्यूटर से हमज़ा को कोई डाटा सेंड करना है तो उसके कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। एक मेथड तो हो सकता है कि अली जो है वो अपने कंप्यूटर से डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करे USB के अंदर, और USB ड्राइव जाके हमज़ा को दे दे। इस तरह से डाटा सेंड हो सकता है, तो फिर हमें नेटवर्क की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि वो अपने कंप्यूटर से हार्ड ड्राइव निकाले और वो भी खुद जाके हमज़ा को दे आए। ये भी दूसरा तरीका है जिससे डाटा सेंड हो सकता है। लेकिन इन दोनों तरीकों में अली को हमज़ा तक फिज़िकली कोई चीज़ सेंड करनी पड़ रही है या उसे फिज़िकली जाना पड़ रहा है। इसी वजह से हमने नेटवर्क्स क्रिएट किए। नेटवर्क जो है उसके अंदर क्या होता है कि हम लॉजिकली इन दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं, किसी तार के साथ या किसी तार के बगैर। अगर हम तार के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो उसे हम ईथरनेट कहेंगे, ठीक है, या वायर्ड नेटवर्क कहेंगे, और तार के बगैर कर रहे हैं तो उसे हम वायरलेस नेटवर्क कहेंगे। अभी हम सपोज करते हैं कि ये एक तार लगा ली इन दोनों ने आपस में, और इस तार के ज़रिए ये दोनों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो गए। इस तार को नॉर्मली हम कहते हैं लैन केबल या लोकल एरिया नेटवर्क केबल। ठीक है, अब ये तार जो है अली के कंप्यूटर में जिस जगह पर लगती है जाके, जहाँ पर जिस कंपोनेंट के अंदर, इस कंपोनेंट को हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। ठीक है, और इसी तरह ये हमज़ा का कंप्यूटर है, इसके अंदर भी एक NIC लगा होगा जहाँ पर जाके ये तार अटैच करते हैं हम। उसे कहते हैं NIC या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है ना। अब नॉर्मली एक कंप्यूटर के अंदर एक ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपना फ़ौरन लैपटॉप या कंप्यूटर उसका चेक करें पोर्ट्स, तो उसके अंदर आपको एक ही पोर्ट मिलेगी जहाँ पर आप अपनी लैन की केबल लगा सकते हैं। सही है। अब सपोज करें अली ने और हमज़ा ने एक तीसरे कंप्यूटर के साथ खुद को कनेक्ट करना है, और यहाँ पर आ गया जी वो तीसरा कंप्यूटर इधर आ गया, और हम सपोज कर लेते हैं ये जो कंप्यूटर है ये है भाई एहसन का। ठीक है, अब एहसन जो है ना इसके साथ कनेक्ट हो सकता है ना इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। क्यों नहीं कनेक्ट हो सकता? क्योंकि इनके पास तो एक ही पोर्ट थी,
और एक पोर्ट में उन दोनों ने एक तार लगा ली और वो दोनों मज़े से डाटा यहाँ से इधर सेंड कर सकते हैं। अली डाटा इसको सेंड कर सकता है, हमजा डाटा अली को सेंड कर सकते हैं। अब कोई तीसरा कंप्यूटर इस नेटवर्क के अंदर कनेक्ट नहीं हो सकता। अगर हमें इस तीसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो इसका एक मेथड ये है कि अली ने इसके साथ कनेक्ट होना है तो वो यहाँ से तार उतारे और एहसन को कहे कि भाईजान आप यहाँ पे तार लगाएं अपने कंप्यूटर के साथ ताकि हम दोनों डाटा शेयर कर लें आपस में। लेकिन ये जो है इतना कोई लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये तीसरा कंप्यूटर भी इन दोनों के साथ कम्युनिकेट कर सके। सो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि हम यहाँ से ये वाली तार उतारेंगे, ये वाली तार जो है हम यहाँ से उतारेंगे और हम यहाँ पर एक डिवाइस लेंगे जिसे हम कहते हैं नेटवर्क हब, ठीक है। सो यहाँ पर हम एक हब लगा लेंगे। अब हब क्या होती है हम अभी इसको पढ़ेंगे कि हब क्या काम करती है। सो अब यहाँ से जो तार आएगी वो इस हब के अंदर लग जाएगी। हब के अंदर काफ़ी सारी पोर्ट्स होंगी, ठीक है। इसी तरह हमजा की जो कंप्यूटर की तार है वो भी यहाँ आके वो इस हब में लगा लेगा। और ये जो एहसन है ये भी अपने कंप्यूटर के NIC में से एक तार निकालेगा और यहाँ पर इधर लगा लेगा। अभी भी इसमें एक पोर्ट बच गई है तो हम एक PC और ऐड कर लेते हैं और हम कह देते हैं कि जी ये जो PC है ये है भाई ज़ीशान का, ठीक है। और इसके जो NIC कार्ड था कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ वहाँ से एक तार और निकाली और इसने इस चौथी पोर्ट के अंदर लगा ली, ठीक है। आई होप सो कि इस डायग्राम से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ये जो हब है ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे सपोज करें ना कि आपके कमरे के अंदर जो बिजली की सॉकेट है वो सिर्फ एक है। अब आपने उसके ऊपर मोबाइल का चार्जर भी लगाना है, आपने लैपटॉप का चार्जर भी लगाना है और उसी के साथ आपने कोई एक दो डिवाइसेस और भी कनेक्ट करनी है। सो आप इसके साथ एक एक्सटेंशन बोर्ड लगा लेंगे। उस एक्सटेंशन बोर्ड के ऊपर काफ़ी सारी सॉकेट्स होंगी, ठीक है। आप एक सॉकेट पे लैपटॉप का चार्जर लगा लेंगे, एक सॉकेट पे मोबाइल का चार्जर लगा लेंगे, एक सॉकेट में दूसरे मोबाइल का चार्जर लगा लेंगे जिसका आपके घर वालों को नहीं पता, ठीक है। और एक साइड पे कुछ और कनेक्ट कर लेंगे। सो इस तरह से आपका काम चल जाएगा। सेम यही वाला काम एक्सटेंशन केबल वाला ये हब कर रही होती है, ठीक है। हब के अंदर काफ़ी सारी पोर्ट्स होती हैं और हब ये काम करती है कि इसके साथ जो भी PC कनेक्ट हो रहा है वो इन सब PCs को आपस में कनेक्ट कर देती है, ठीक है। अब ये कनेक्ट किस तरह से करती है मैं आपको इसका समझा देता हूँ थोड़ा सा कि ये जो हब है सपोज करें ये है अली का PC, इसको हम A कह देते हैं, ये PC B है, ये C है और ये D है। इसने डाटा सेंड करना है B को, तो ये डाटा यहाँ पे भेजेगा, हब के पास जाएगा। अब हब क्या करेगी, ये डाटा जो यहाँ से आ रहा है A से उसने जाना तो B की तरफ है लेकिन हब उसको C को भी सेंड कर देगी, D को भी सेंड कर देगी, B को भी सेंड कर देगी और साथ में कहेगी कि भाईजान जिसका भी डाटा है वो खुद से रख ले, सही है। तो D और C जो है ये उस डाटा को डिस्कार्ड कर देंगे, कहेंगे भाई ये हमारा डाटा नहीं है, और B उस डाटा को एक्सेप्ट कर लेगी कि ये मेरे लिए ये मैसेज आया है, ये पैगाम मेरे लिए है, ठीक है। इसी तरह B जब वापस रिप्लाई करेगी तो फिर हब डिवाइस यही काम करेगी कि ये जो है ना सबको ही डाटा सेंड कर देगी, ठीक है। सो इस तरह से हम हब को कह सकते हैं कि ये हमारा काम तो कर रही है, ये डिवाइसेस को कनेक्ट तो आपस में कर रही है, लेकिन हब जो है ये एक डम्ब डिवाइस है, ठीक है। ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, डम्ब है, क्योंकि ये डाटा सबको ही सेंड कर रही होती है। दूसरा, जब ये डाटा सबको सेंड कर रही है तो नेटवर्क के ऊपर रश जो है वो बढ़ जाता है, मींस नेटवर्क ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगी। देखो ना, एक डाटा जो D या C को चाहिए ही नहीं तो वो उस पर भी डाटा सेंड कर रही है तो नेटवर्क ट्रैफिक ज़्यादा हो गई। ये हब के डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या काम करती है, अब इसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, जाहिर है सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर में इंटेलिजेंस ऐड करता है। तो जब हमने कह दिया है कि ये डंप डिवाइस है, दैट मीन्स इसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बस फिजिकली पोर्ट्स को आपस में कनेक्ट कर रही होती है, ठीक है। और अगर आप OSI मॉडल को देखें और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी साथ साथ बता देता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हब ऑपरेट्स ऑन डैश लेयर ऑफ OSI मॉडल, ठीक है। और नीचे ऑप्शंस होंगे, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। तो आपका फ़ौरन से आंसर होगा कि हब जो है इट ऑपरेट्स ऑन फिजिकल लेयर,
ठीक है। और ये आंसर क्यों है, क्योंकि जो है ना ये हब कोई भी काम नहीं करती खुद से, ना इसने कुछ सोचना है, ना इस पर कुछ सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये बस फिजिकली इधर से डाटा का फ्लो आया इलेक्ट्रॉन्स का, इसको दूसरी तरफ भेज दिया, इधर से आया उसको बाकी तीनों पोर्ट्स पे भेज दिया, बस ये काम करती है। ठीक है। सो हब इज़ अ नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस, और इस पर कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा होता, ना हम इसकी कोई सेटिंग कर सकते हैं, ना हम इसकी कोई कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन इसका ये एडवांटेज है कि अगर हमने 2 या 4 पीसीज को एक छोटे से होम नेटवर्क में कनेक्ट करना है तो हम फिर हब को यूज़ कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि होम नेटवर्क के अंदर हमें कोई ऐसी ना सिक्योरिटी चाहिए होती है और ना हमें इसके अंदर कोई भी ऐसा ट्रैफिक का इशू है। सही है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क में जब हम देखते हैं तो हमें हर छोटी छोटी चीज़ को देखना पड़ता है। तो जब ये प्रॉब्लम आया कि ये जो हब भाई साहब हैं ये तो जनाब डाटा हर जगह ही सेंड किए जा रहे हैं और इसकी वजह से सिक्योरिटी रिस्क भी है, तो फिर जो है ना जो साइंसदान थे उन्होंने सोचा कि भाई ये काम ठीक नहीं है, इसका कोई हल निकालना चाहिए। तो उन्होंने फ़ौरन हब की जगह एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जिसे हम कहते हैं स्विच। ठीक है। सो स्विच क्या करता है, स्विच भी एक हब की तरह डिवाइस होती है, ऐसे कि उसके अंदर भी पोर्ट्स बनी होती हैं। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हब के अंदर होती है। लेकिन स्विच जो था ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। इंटेलिजेंट डिवाइस कैसे है, क्योंकि इसके ऊपर सॉफ्टवेयर चल रहा होता है। अब उन्होंने इस हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर को कंबाइन कर दिया। ठीक है। स्विचेस कई सारी कंपनीज बनाती हैं, हमारे पास सिस्को के स्विचेस होते हैं, हमारे पास जूनिपर के स्विचेस होते हैं। ठीक है। हमारे पास डी लिंक के स्विचेस हो सकते हैं, हमारे पास टीपी लिंक के स्विचेस हो सकते हैं। ठीक है। तो मुख्तलिफ वेंडर्स हैं हमारे पास, राइट। लेकिन हर वेंडर क्या करता है, इसके ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है स्विच के ऊपर, ताकि स्विच की सेटिंग्स की जा सके, इसको कॉन्फ़िगर किया जा सके। ठीक है ना। सो इस वजह से स्विच जो है वो हब की निस्बत थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो जाता है। अब ये इंटेलिजेंट कैसे है, उसकी वजह ये है कि जब हम कोई डिवाइस कनेक्ट करते हैं ना और दरमियान में हम स्विच लगा देते हैं हब की जगह पे, सपोज करें ये एक डिवाइस है और ये एक डिवाइस है और इसी तरह ये एक डिवाइस है, और इनको कनेक्ट करने के लिए हमने हब की बजाय यहाँ पे लगा दिया स्विच। ठीक है ना। तो स्विच ये नहीं करता कि इधर से डाटा आया तो इधर भी सेंड कर दिया, इधर भी सेंड कर दिया और हर जगह पे ये डाटा सेंड किए जा रहा है और सिक्योरिटी रिस्क बढ़ रहा है। स्विच क्या करता है, स्विच जो है इनके NIC कार्ड्स के जो मैक एड्रेसेस होते हैं उनको अपने पास एक टेबल में सेव कर लेता है, जिसे हम कहते हैं कैम टेबल। ये एक टेबल अपने पास मेंटेन करता है और वहाँ पर इनके मैक एड्रेसेस सेव कर लेता है। ठीक है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि सेव वो मैक एड्रेसेस कर रहा होता है लेकिन टेबल को हम कैम टेबल कहते हैं, तो उल्टा सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये कैम जो है इसका मतलब होता है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक है, या कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी। सो इसके अंदर वो इनके मैक एड्रेसेस सेव कर लेता है। जब ये मैक एड्रेसेस सेव कर लेता है तो इसे पता होता है कि ये वाली डिवाइस जो मेरे इस पोर्ट पे कनेक्ट है इसका मैक एड्रेस क्या है, जो डिवाइस मेरी इस पोर्ट पे कनेक्ट है ये वाली इसका मैक एड्रेस क्या है, जो डिवाइस मेरी इस पोर्ट पे कनेक्ट है इसका मैक एड्रेस क्या है। तो अब सपोज करें यहाँ से ए ने सी को डाटा सेंड करना है, तो जैसे ही डाटा स्विच के पास पहुँचता है उसे पता है कि सी वाला जो पीसी है वो मेरी किस पोर्ट पे कनेक्ट है, तो वो डाटा उसी जगह पर भेजेगा, दूसरी जगहों पर नहीं भेजेगा। इस वजह से हमारे पास क्या हो गया, नेटवर्क ट्रैफिक सेव हो गई। तो स्विच का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इट सेव्स नेटवर्क ट्रैफिक, राइट। और दूसरा बेनिफिट हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्विच इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस, क्योंकि इसके ऊपर सॉफ्टवेयर चल रहा होता है और वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, बेसिकली वो अपने पास कैम टेबल मेंटेन करता है। ठीक है, वो इन सब से मैक एड्रेसेस पकड़ लेता है और अपने पास सेव कर लेता है, राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि स्विच को हम कन्फिगर कर सकते हैं, राइट। स्विच की हम सेटिंग्स कर सकते हैं, स्विच के ऊपर हम कैम टेबल में कई तरह की सेटिंग्स कर सकते हैं, जो अभी मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि नेटवर्क हमारे पास काम कैसे करता है, नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं और उन डिवाइसेस का रोल क्या होता है। सो फर्स्ट डिवाइस हम पढ़ चुके हैं, दैट इज़ हब। सेकेंड डिवाइस हमारे पास है स्विच, और हम स्विच का यूज़ पढ़ चुके हैं कि स्विच हब की जगह पे यूज़ होती है। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है। क्वेश्चन ये है भाई कि स्विच ऑपरेट्स ऑन डैश लेयर ऑफ OSI मॉडल। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस होंगे, अगेन फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, एंड देन नेटवर्क लेयर,
एंड देन ट्रांसपोर्ट लेयर। तो आपका आंसर होना चाहिए कि स्विच हमारे पास डाटा लिंक लेयर के ऊपर ऑपरेट करता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है स्विच और हब के अंदर। काम ऑलमोस्ट ये दोनों सिमिलर कर रहे हैं ना, दोनों ही कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में और एक ही नेटवर्क के अंदर कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन स्विच ऑपरेट्स ऑन डाटा लिंक लेयर। ठीक है, उसकी वजह यह है कि स्विच के ऊपर सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक बिट्स नहीं आ रहे होते उसके अंदर। हब जो है वो क्या कर रही होती है, एक साइड से इलेक्ट्रॉनिक बिट्स आए उसको बाकी सारे पोर्ट्स पे भेज दिया। सो वो फिजिकल लेयर पे ही ऑपरेट हो रही है, उसके अंदर कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है। लेकिन स्विच जो है वो डाटा लिंक लेयर पे ऑपरेट हो रहा है। और हमने कैसे अंदाज़ा लगाया कि ये डाटा लिंक लेयर पे ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि स्विच जो है वो मैक एड्रेसेस पे काम करता है। अगर आपने OSI मॉडल पढ़ा है तो आपको पता होगा कि डाटा लिंक लेयर के ऊपर हमारे पास मैक एड्रेसेस के थ्रू कम्युनिकेशन होती है। स्विच यही काम करता है, ये मैक एड्रेसेस के थ्रू कम्युनिकेशन करता है। ये इस साइड से जो डाटा आ रहा है देखेगा उसने वो किस मैक एड्रेस से आया है और उसने डाटा किस मैक एड्रेस की तरफ भेजना है। ठीक है, सो मैक एड्रेस की बेस पे वो डिसाइड करता है कि मैंने एक डाटा पैकेट को कहाँ पर भेजना है, राइट। और दूसरा अहम क्वेश्चन ये है कि स्विच के केस में जो डाटा आ रहा होता है, डाटा का जो एक पैकेट बनता है, जो एक डाटा का एक जो होता है ना एक ब्लॉक होता है, उसको हम स्विच के केस में या डाटा लिंक लेयर के ऊपर उसको हम क्या कहते हैं, सो डाटा लिंक लेयर के ऊपर वो जो ब्लॉक ऑफ डाटा होता है वो फ्रेम कहलाता है। सो दैट इज नोन एज फ्रेम। सो जब भी फ्रेम की बात हो या क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फ्रेम ऑफ डाटा, ठीक है, और साथ में पूछ लिया जाए कि ये किस लेयर की बात हो रही है, तो आप फौरन से कहेंगे कि फ्रेम इज रिलेटेड टू डाटा लिंक लेयर। लेकिन अगर पैकेट की बात हो रही है या डाटा पैकेट की टर्म यूज़ की गई है तो दैट मीन्स कि नेटवर्क लेयर की बात हो रही है। क्योंकि जब हम नेटवर्क लेयर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि नेटवर्क लेयर के ऊपर हम वो जो ब्लॉक ऑफ डाटा आ रहा होता है, जो ए ने सेंड किया है सी को या बी को या किसी भी डिवाइस ने सेंड किया है, नेटवर्क लेयर के ऊपर हम उसको डाटा पैकेट कहते हैं, फ्रेम नहीं कहते, राइट। इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हम सेगमेंट कहते हैं उसको। सो हम जैसे जैसे इसकी डिटेल में जाते जाएंगे हम डिफरेंट चीज़ें आगे पढ़ते जाएंगे। अब हमारे पास आती है थर्ड डिवाइस नेटवर्क के अंदर, विच इज़ कॉल्ड राउटर। सो राउटर का पर्पस क्या होता है? अब यहाँ पर आते हैं, ये एक कंप्यूटर था, ये दूसरा कंप्यूटर था, ये तीसरा कंप्यूटर था। इन तीन दोस्तों ने मिलके आपस में यहाँ पे स्विच वगैरह लगा लगू के जो है ना एक नेटवर्क बना लिया। ये एक नेटवर्क था पूरे का पूरा और इस नेटवर्क का नाम था नेटवर्क ए, शॉर्टकट में हम इसे NA कह देते हैं, ठीक है। एक और नेटवर्क था यहाँ पर साइड पे और इसमें जो है सपोज करें 3 या 4 पीसीज इसके अंदर होंगे और इन्होंने भी इसी तरह किया, इन्होंने भी दरमियान में स्विच लगाया, आपस में एक नेटवर्क बनाया और ये इनका अलहदा नेटवर्क है और इसे हम कह देते हैं नेटवर्क B, ठीक है। लेकिन सपोज करें इनको कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ी कि ये चाह रहा था यहाँ पर जो PC A है ये कम्युनिकेट करना चाह रहा था इस जगह पर दूसरे नेटवर्क में मौजूद PC D से, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये दो सेपरेट नेटवर्क्स हैं तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक नई डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाई जो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर सके और वो डिवाइस क्या कहलाती है? दिस डिवाइस इज कॉल्ड राउटर, ठीक है। सो हम यहाँ से डाटा का जो पैकेट है, जो डाटा का ब्लॉक है वो निकलेगा, इस राउटर भाई साहब के पास पहुँचेगा। ये राउटर भाई साहब डिसाइड करेंगे, उस डाटा ब्लॉक के अंदर लिखा होगा कि मैंने नेटवर्क A के अंदर जाना है, ठीक है। वो राउटर भाई साहब डिसाइड करेंगे बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस के वार्डन की तरह कि ये जो नेटवर्क A है ये मेरी किस साइड पे लगा हुआ है। सो उसे पता होगा कि नेटवर्क A इस साइड पे है, इस साइड पे वो भेज देगा डाटा को, डाटा यहाँ से आएगा नेटवर्क A के अंदर इंटर हो जाएगा और जब इस नेटवर्क के अंदर इंटर हो जाएगा तो या इस नेटवर्क के अंदर जो भी डिवाइस आगे लगी होगी, स्विच लगा होगा, फायरवॉल लगी होगी, ठीक है, वो डिसाइड करेगी कि अब इसने किस कंप्यूटर तक जाना है, ठीक है, तो फिर वो उसको यहाँ पर भेज देगी। इस तरह से डाटा दूसरे नेटवर्क के अंदर अपनी एक्चुअल डिवाइस तक पहुँच जाएगा, ठीक है। ये तो था इसका प्रोसेस, लेकिन समझने की बात जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये है कि राउटर ऑपरेट्स ऑन लेयर 3 ऑफ OSI मॉडल और लेयर 3 जो है वो हम नेटवर्क लेयर को कहते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि राउटर क्योंकि दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए हम कहते हैं कि राउटर ऑपरेट्स ऑन नेटवर्क लेयर ऑफ OSI मॉडल। और इसके अलावा राउटर के ऊपर जब डाटा पैकेट आता है तो उस डाटा पैकेट को हम डाटा पैकेट कहते हैं, फ्रेम नहीं कहते। तो जब भी हम वर्ड डाटा पैकेट यूज़ करते हैं बेसिकली
वो हम यूज़ कर रहे होते हैं लेयर 3 को रेफ़र कर रहे होते हैं, यहाँ हम नेटवर्क लेयर की बात कर रहे होते हैं। और तीसरा डिफरेंस इसके अंदर ये है कि स्विच के केस में हम मैक एड्रेसेस की बेस पे कम्युनिकेशन होती थी, ठीक है, लेकिन जब हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक डाटा पैकेट भेजते हैं तो इस केस में जो कम्युनिकेशन होती है वो आईपी एड्रेसेस के बेस पे होती है। सो नेटवर्क लेयर पर हमारे पास आईपी एड्रेसेस आ जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि डाटा पैकेट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं टर्म, जहाँ पर हमारे पास राउटर आ जाते हैं वो है हमारी लेयर 3 विच इज़ नेटवर्क लेयर, और इसके अलावा नेटवर्क लेयर के ऊपर हमारे पास आईपी एड्रेसेस चल रहे होते हैं, राइट। सो अभी तक हम 3 डिवाइसेस को पढ़ चुके हैं, बल्कि 4 पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी पढ़ा था, ठीक है। ये जो यहाँ पे डिवाइस होती है ना छोटू सी, जो जहाँ पर आके तार लगती है और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है उस डाटा में जो कंप्यूटर समझ सके और हमें डिस्प्ले करवा सके, इसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। सो ये फर्स्ट डिवाइस है जो हम पढ़ चुके हैं। फिर हम हब को पढ़ चुके हैं कि हब क्या होती है। फिर हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं स्विच को, कि स्विच क्या होते हैं और क्यों ये हब से डिफरेंट है और क्यों ये हब से इंटेलिजेंट है। फिर हमने चौथे नंबर पे पढ़ा कि राउटर क्या होता है और किस तरह से काम करता है, ठीक है ना। सो आप जो है कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जाएं, न्यू टैब ओपन करें और यहाँ पर हब की एक पिक्चर देख लें, ठीक है, हब इन कंप्यूटर नेटवर्क। जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये हब इस टाइप की होती है, ये देखो ये डी लिंक की हब है, राइट। सो इसके अंदर सिर्फ ये पोर्ट्स ही बनी हुई हैं सारी की सारी, और इसमें आप कनेक्ट कर सकते हो डिफरेंट कंप्यूटर्स को। इसी तरह अगर आप स्विच को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, स्विच इन कंप्यूटर नेटवर्क। सो स्विच इस तरह का होता है, ये थोड़ा सा बड़ा सा है स्विच। स्विच को कन्फिगर किया जा सकता है, ये कन्फिगरेबल होते हैं नॉर्मली स्विचेस जो होते हैं, ठीक है। और ये हब की निस्बत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके पास क्वेश्चन कैसा आ रहा है। मैंने अपनी एग्जाम टिप्स के अंदर बात की थी कि यू शुड थिंक लाइक अ मैनेजर। अगर वो आपसे पूछता है कि आपने सिर्फ 3 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है और हमें ना उसकी सिक्योरिटी चाहिए, ना हमें नेटवर्क ट्रैफिक की कोई टेंशन है, तो आप कौन सी डिवाइस यूज़ करोगे। तो ऑफकोर्स आप कहोगे कि कॉस्ट को सेव करने के लिए हम हब को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। हम स्विच को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि स्विच जो है वो कॉस्टली है, वो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, थोड़ी इंटेलिजेंस भी चाहिए। लेकिन 3 या 4 डिवाइसेस को अगर हमने एक होम इन्वायरमेंट के अंदर कनेक्ट करना है तो हम हब को प्रेफर करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।